अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या वाकई लॉन्ग मार्च का मकसद अर्ली इलेक्शन से बढ़कर आर्मी चीफ की तैनाती पर आ चुका है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने एक बिजनेसमैन के ज़रिए मुझे अक्टूबर में पैगाम भेजा कि आर्मी चीफ की तैनाती पर मुज़ाकरात कर लेते हैं, क्योंकि वो आर्मी चीफ की तैनाती पर मशवरा करना चाहते हैं। उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि 3 नाम मैं भेज देता हूँ, 3 आप दे दें। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने इमरान खान को वापस पैगाम भेजा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, जिससे मुल्क किसी बहरानी कैफियत में ना आए। मैसाके मैशियत पर बात हो सकती है, मैसाके जमहूरियत पर बात हो सकती है, लेकिन जहाँ तक आर्मी चीफ के तकर्रुरी की बात है तो ये एक आईनी मामला है और मुझे इमरान खान के साथ इस बारे में कोई मुशावरत नहीं करनी। ये बात मैं आप सब लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक आईनी इख्तियार है और अल्लाह करे मैं इसे खुश उसलूबी से अदा कर सकूँ। क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ज़रा देखिए। एक मेरे जानने वाले हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक कारोबारी आदमी है। वो कोई महीना पहले मेरे पास इमरान नियाजी का पैगाम लेके आए कि आप शहबाज शरीफ के जानने वाले हैं, नवाज शरीफ साहब के जानने वाले हैं, तो आप उनके पास जाएं और उनसे कहें कि मैं डायलॉग करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि किस इशूज़ के ऊपर? उनका जी 2 इशूज़, एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर लें, और दूसरा कि जी हम इलेक्शन की डेट हम तय करने को तैयार हैं, इलेक्शन अगर कोई हमें डेट दें तो हम उसके लिए तैयार। और दूसरा आर्मी चीफ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज मुरीदके में शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मैंने शहबाज शरीफ से नहीं बल्कि उनसे बात की जिनसे मिलने के लिए शहबाज शरीफ गाड़ी की डिग्गी में बैठकर जाते थे। यकीनी तौर पर उनका जो इशारा था इमरान खान का, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। देखिए क्या कहते हैं इमरान खान। शहबाज शरीफ, आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है, हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें। और शहबाज शरीफ, तुम्हारे पास मैं क्यों पैगाम भिजवाऊंगा? मैं उनसे बात की जो तुम्हें इशारों पे चलाते हैं, और मैंने बात एक की कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, और कोई दूसरी बात नहीं की। नाज़रीन, इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है। बज़ाहिर यही बताया जा रहा है कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात का ऐलान करना है, मगर लगता ऐसे है कि बात अब बढ़ गई है और सबके सामने आ रही है। ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अब मुतालिबा अर्ली इलेक्शन के साथ साथ आर्मी चीफ की तैनाती तक पहुँच चुका है, और यही वजह कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को भी आइंदा इंतखाबात तक मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने की बात की थी, और मेरे ही प्रोग्राम में खान साहब ने इस बात की खुद तस्दीक की, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका सियाको सबाक कुछ और था और उनका मुतालिबा मेरिट पर तैनाती है, जिस पर वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी जैसे लोग इस अहम तैनाती का हिस्सा ना हों। मौजूदा आर्मी चीफ के रिटायर हो जाने पर नए आर्मी चीफ की तैनाती नवंबर में होनी है, जिसके लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाव डाल रहे हैं कि उनसे भी किसी तरह आर्मी चीफ की तैनाती में मुशावरत कर ली जाए। मगर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज मीडिया से बात करते हुए वाज़े कर दिया कि आपसे आर्मी चीफ की तैनाती पर कोई मुशावरत नहीं होगी, आप तो पार्लियामेंट के मेंबर ही नहीं है, किस हैसियत से आपसे हम मुशावरत करें। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इमरान खान ने उनको अप्रोच किया कि चीफ ऑफ स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है वो हम इकट्ठे मिलकर कर लेते हैं। इमरान खान कौन होता है इसमें मशवरे देने वाला या मशवरे ऑफर करने वाला? वो तो इस वक्त जो है कौमी असेंबली का मेंबर भी नहीं है। नाजरीन, आर्मी चीफ की तैनाती अर्ली इंतखाबात की तारीख वजह जो भी है, पीडीएम हुकूमत और पीटीआई के दरमियान सियासी डेडलॉक अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कोई सालिसी काम नहीं आ रही है, कोई मुज़ाकरात की सूरत नज़र नहीं आ रही है, बल्कि तसादुम का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। लाशें गिरने के दावे किए जा रहे हैं। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम में ठहराव कैसे लाया जा सकता है? हुकूमत इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे पैगाम भिजवाया कि आर्मी चीफ की तैनाती पर हम बैठ कर मशवरा कर बात करते हैं, 3 नाम आप दें, 3 मैं देता हूँ। इमरान खान ने आज खुलेआम इसकी तरदीद कर दी कि मैं आपसे क्यों बात करूंगा, मैंने तो उनसे बात की जो आपको इशारों पर चला रहे हैं। तो फिर ऐसी अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं? कल भी ऐसी अफवाहें सामने आई, फैलाई गई कि इमरान खान अहम मुलाकात के लिए वापस लाहौर जो है ना वो चले गए लॉन्ग मार्च छोड़कर। तो कौन ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहा है, कौन ऐसी अफवाहें फैला रहा है कि इमरान खान जो है वो चाहते हैं कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात कर लें?
पहले ये जो दूसरा आपने अफवाह की बात की है कि जी वो एक अहम मीटिंग के लिए वहाँ लाहौर वापस चले गए हैं, ये किसी और ने नहीं फैलाई थी। ये सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने उसका जिक्र किया था कंटेनर में खड़े होके कि इमरान खान साहब को जाना पड़ गया बहुत अहम मुलाकात के लिए, तो और तो किसी ने नहीं कहा था। उसकी कॉन्ट्रडिक्शन खुद खान साहब ने बाद में कर दी थी, उनको ये नहीं पता था कि असद ने क्या कहा है। वो एनीवेज उन्होंने कहा ये तो फैसला ही हुआ था कि लाहौर में ही रुकेंगे रात को, तो वो तो दैट इज इनसिग्निफिकेंट फॉर अस। ये जो आर्मी चीफ की तैनाती है, देखिए इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड पब्लिकली, ये बाकी तो अंदर क्या बात हुई है वो तो जाहिर है इमरान खान साहब जो भी कह लें, लेकिन पब्लिकली उन्होंने 2-3 दफ़ा बड़े खुल के इजहार किया कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से। आपने अभी जिक्र किया, आपके इंटरव्यू में भी जिक्र किया उन्होंने। एक तो पहले उन्होंने ये कहा था कि प्रेजेंट आर्मी चीफ को उनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जाए जब तक इलेक्शंस नहीं होते, तो ये तो एक उनकी अपनी मंतक थी। फिर उसके बाद एक चीज सामने आई जो कि खुद इमरान खान ने उसको कंफर्म भी किया कि जब DGISI ने बताया कि जी मार्च में जब उनको बातचीत हो रही थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने वाली थी, तो उस वक्त उन्होंने तौसीह देने की बात की आर्मी चीफ को, और अनलिमिटेड या पता नहीं फॉर लाइफ टाइम तौसीह देने की, जिसको उन्होंने कंफर्म भी किया। हाँ, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसमें ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मतलब और भी प्रोग्राम में खान साहब ने बात की कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और सियाको सबाक से हटकर बात की गई। क्या मतलब सियाको सबाक से हटके नहीं, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया, जो मैंने देखा आपका इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में ऑफर की गई थी कि अगर आपको वो लोग ऑफर कर रहे हैं, यानी कि उस वक्त की ऑपोजिशन PDM आपके टेन्योर को एक्सटेंड करने की, तो वो तो मैं भी कर देता हूं। बात तो ये है कि उनको क्या इतना इंपॉर्टेंट फैसला इस बेसिस पर करना चाहिए कि PDM क्या ऑफर कर रहे हैं। इसलिए किया था ना कि अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, इसलिए किया था ना कि जी आपको मैं एक्सटेंशन दे देता हूं तो आप ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रुकवा दें, इसीलिए किया था ना। और तो और क्या कॉन्टेक्स्ट था, उसको एक्सप्लेन कर दें कॉन्टेक्स्ट को। तीसरा उन्होंने एक चीज जो कही कि ये जो जहां नवाज शरीफ और जरदारी साहब का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने ये कहा बड़े क्लैरिफाई करके कि जी मैं चाहता हूं कि ऐसे जनरल को लगाया जाए जो मुहिब वतन है, और अगर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब को की मर्जी से लगाया जाए तो उसमें क्वेश्चन मार्क हो जाएगा उनकी हुब्बुल वतनी पर कि कहीं ऐसा जनरल ना लग जाए। यही था ना उसका कॉन्टेक्स्ट। तो भाई क्या मतलब है, मजाक हो रहा है की भी बात करते हैं ना। जो 3 स्टार मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर हो और मेरा कोई कंसर्न नहीं है। देखिए जो टॉप के जो 4-5 जनरल्स होते हैं उसी में से होता है ना, उसमें 19-20 का भी नहीं फर्क होता। वो जब ये कहते हैं ना कोई सीनियर या जूनियर, वो एक टर्म का या सेम टर्म के होते हैं, वो डिपेंड करता है पास आउट होने में उनकी रैंकिंग क्या हो। हाँ। तो वो होते एक साथ ही के हैं। अब मेरिट का जहां तक ताल्लुक है तो मेरिट तक 3 स्टार जनरल्स और उनकी वो क्राइटेरिया कि जिस उस पोजीशन में है कि एनी वन ऑफ दोज 4 और 5 कैन बिकम द चीफ। तो आप खुद सोच रहे ना कि उन्होंने स्टाफ पोजीशंस भी पूरे अपने कैरियर में रही होंगी उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कर्नल हो, चाहे वो ब्रिगेडियर हो, चाहे वो 2 स्टार हो, 3 स्टार हो, कोर भी हेड की होगी, डिवीजन भी हेड की होगी, और बड़े इंपॉर्टेंट ओहदे उनके पास होंगे। तो मेरिट तो है ही, इस वजह से तो वो 3 स्टार तक पहुंचे। और अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरिट पर, तो आप उस चीज को शक में डाल रहे हैं कि आर्मी का जो प्रमोशन का सिस्टम है वो मेरिट बेस्ड नहीं है। यही कह रहे हैं ना, बिकॉज 3 स्टार तक तो इट इज एक्सक्लूसिवली विद द आर्मी चीफ एंड द बोर्ड, और वो जो उनका जो भी तरीकेकार है। तो हम आज ये कह रहे हैं कि जी आर्मी के जो जनरल्स बनते हैं वो मेरिट पर नहीं होते, क्योंकि उसी में से 4-5 में से, अच्छा वो लेफ्टिनेंट जनरल्स भी काफी सारे होते हैं, वो सारे एलिजिबल भी नहीं होते हैं टू बी कंसिडर्ड फॉर द आर्मी चीफ। वो तो टॉप के 4-5 होते हैं। टॉप के 4-5 में तो किसी का कोई रोल नहीं है, ना इमरान खान का एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ना नवाज शरीफ का, ना शहबाज शरीफ का, ना जरदारी साहब का। तो उसमें से तो वो सिलेक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरिट पर, और क्या मेरिट होता है भाई उसने, मतलब जाहिर अनाउंस तो अभी आप लोग नहीं करेंगे, आप जाहिर शहबाज शरीफ साहब ने करना है ना, हुकूमत ने फैसला करना है ना, आप लोगों का आईनी इख्तियार है ना, प्राइम मिनिस्टर का आईनी इख्तियार है। देखें ये इतनी सेंसिटिव चीज है शादिया कि आई डोंट थिंक सो एनीवन अदर देन फ्यू पीपल आर प्रिवी टू व्हाट इज हैपनिंग।
और होना भी नहीं चाहिए। ये वजीर आजम की स्वाबदीद है, वजीर आजम किससे डिस्कस करते हैं, कंसल्ट करते हैं, वो जरूर एक चीज है, डिफेंस मिनिस्टर हैं या किसी और से भी, नवाज शरीफ साहब से भी, नवाज शरीफ साहब से भी तो हर मुस्लिम लीडर को तो नहीं पता, हर मामले पर होती है। तो ये तो नहीं हम पूछते ना कि आपने नवाज शरीफ साहब से मुशावरत कर ली, ये उनका स्वाबदीद है। देखे ना, कोई भी अपॉइंटमेंट करनी है उसने, वो जिसको समझते हैं कि जिससे मशवरा लेना, जिससे रहनुमाई लेना इम्पोर्टेंट है, तो वो जाहिर सी बात है बड़ा उसी को वो पेश नजर रख के कंसल्ट करेंगे जिससे भी करना हो। जुबैर साहब, आपके इल्म में है कि कल जो अफवाहें फैलाई गई, जो बात असद उमर साहब ने भी की, आपके इल्म में है कि वाकई कोई ऐसी कोई मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की कल? नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरा ख्याल है वो जानबूझ के एक उन्होंने तासुर देने की कोशिश की थी कि जी चूंकि हमारा इतना सक्सेसफुल है मार्च, तो उससे घबरा के अब हुकूमत ने वो कोई नेगोशिएशंस करने की बात की और इमरान खान ने कहा कि मैं खुद जाके बातचीत करूंगा, और वो लाहौर के लिए निकल गए बड़े इंपॉर्टेंट मुलाकात करने के लिए। ये उन्होंने इसी वजह से तासुर दिया था कि ताकि वो ऐसा शो किया जाए कि जी हुकूमत घबरा गई है और अब बातचीत के लिए अब वो रजामंद हो गई है। तो आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी बातचीत हुई। आज आपने जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का ख्वाजा आसिफ की, कोई बातचीत नहीं हो रही, नन व्हाटसोएवर। लेकिन इमरान खान साहब भी तो ये समझते हैं ना कि आप लोगों से बात करने का फ़ायदा नहीं है, बात तो उनसे होनी चाहिए जिनके पास सारे इख्तियारात हैं। वो तो हुकूमत से बात करने की कोई इंपॉर्टेंस, कोई अहमियत समझते भी नहीं है ना। तो ना करें, हमने तो नहीं जबरदस्ती कहा कि नहीं हमें इंपॉर्टेंस दे भाई, आप इमरान खान, आप हम हुकूमत है, हमारे से आके हमने तो करनी नहीं है बातचीत। तो अगर उन्होंने किसी और से करनी है तो वो जरूर अपना वो कोशिश करके देख लें। पहले भी वो DGISI ने कंफर्म भी किया है, जो अपना उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कुछ दिन पहले, कि जी वो बैकडोर बातचीत हुई थी जिसमें प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व थे और वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी। हाँ। तो बातचीत उन्होंने जिससे भी करनी है जरूर करें, अपनी कोशिश करके देख लें जो भी वो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज जाहिर है इमरान खान के लिए, PTI के लिए, कि अगर वो समझ रहे हैं कि जी अगर वो किसी और से बातचीत करके अपनी बात मनवा लेंगे और हुकूमत बाईपास हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। जाहिर बात है, वी आर अ मेजर स्टेक होल्डर, हुकूमत हमारी है, शहबाज शरीफ साहब उसके प्राइम मिनिस्टर हैं, he has to take the decision along with the cabinet, और जो भी उनके जो रुफका हैं, जो PDM जाहिर है हुकूमत इत्तेहादी पार्टी से, बाकी सबसे मशवरा करके। तो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब समझें कि वो किसी और को मना लेंगे तो उसके बाद PDM बाईपास हो जाएगी। क्या हुकूमत का ये प्लान है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद एंटर नहीं होने देना, पिंडी में इनको रोक लिया जाएगा और फिर किसी और की जिम्मेदारी होगी, किसी और पर दबाव बढ़ाया जाएगा? हुकूमत इस सारे मामले से निकलना चाहती है और वो अपने कंधों पर कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है, इसलिए शायद हुकूमत ने ये फैसला किया कि इस्लामाबाद एंटर नहीं होने देना मार्च। इज इट ट्रू? नहीं, देखें अभी तो ये फैसला भी नहीं हुआ कि ये, इट्स नॉट ट्रू, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि इस्लामाबाद उनको एंटर नहीं होने देंगे। हमारा सिर्फ ये है कि ज़ाहिर है PTI को भी राइट है, वो कल कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया हुआ है कि किस जगह वो अपनी गैदरिंग कर सकते हैं, किस जगह नहीं कर सकते। तो उसके उन्हीं असूलों के तहत जो कानून के हैं उसी के तहत हमारा फैसला होगा। अगर ये गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है कहाँ रोकना पड़ेगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इतना खौफ क्यों तारी है? कंटेनर से हर जगह इस्लामाबाद में कंटेनर्स लग चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी फोर्सेस को भी एक्टिव कर दिया है, वो तो कहते हैं कि हर तरीके से रोका जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब भी हमेशा ये बात कर चुके हैं मेरे प्रोग्राम में भी कि हम तो पुरअमन एहतजाज की बात कर रहे हैं। हमने कब कहा है कि हम जो खून खराबा करेंगे? हम तो पुरअमन एहतजाज के करने जा रहे हैं और अपने मुतालिबात लेकर जा रहे हैं। तो हुकूमत को फिर किस चीज़ का खौफ तारी है? कल जो गंडापुर साहब का वो ऑडियो आया है उसके बाद आप समझती हैं कि ये पुरअमन है। वो बंदूकें क्यों लेके आ रहे हैं, क्यों प्लानिंग कर रहे हैं? और ये तो सिर्फ एक ऑडियो आई है ना बाहर। जो हमारा खदशा था वो बिल्कुल सही खदशा था ना, कि ये दे आर अप टू समथिंग। देखे ना, हुकूमत के लिए सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है? ये लॉन्ग मार्च करें, जितने मर्जी लेके आए। फवाद चौधरी तो कहते हैं 10 से 15 लाख एंटर होंगे इस्लामाबाद में, 10,000 हों, 15 लाख हों, जितने भी हों। ऑपोजिशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जी वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बैठते भी अगर हैं और पुरअमन होते हैं, तो हुकूमत का क्या चाहता है?
हुकूमत तो बिल्कुल सेफ है, आप एक जगह बैठे रहे। JUIF का धरना हुआ था 2019 में, तो उस वक्त की जो हुकूमत थी, PTI की हुकूमत, तो उनको क्या फर्क पड़ा था? वहाँ एक ग्राउंड में बैठे थे, वहाँ तकरीरें होती थी, धुआंधार तकरीरें होती थी, उसके बाद वो उठ के चले गए। तो अगर वो करने के लिए तैयार है तो हुकूमत का तो कुछ वो ही नहीं है। और मैं आपको शाजिया आपको याद दिला दूँ, 2 मई 25 को जो जुलूस लेके आए थे इमरान खान साहब धरना देने के लिए, उन्होंने जो मेन रीजन बताई थी, जब उन्होंने कॉल ऑफ किया सुबह को, जाहिर है उन्होंने तो धरना देने के लिए बुलाया था जितने भी लोग थे, तो उन्होंने ये कहा था कि इसमें खतरा था दोनों तरफ से गोलियां चलने का, क्योंकि उन्होंने खुद नोटिस किया था उनके अपने सपोर्टर्स पे ऐसे लोग थे जिनके पास बंदूकें थी और इस किस्म के हथियार थे, जिसकी वजह से अगर वो फायर होता या उन पर फायर होता, वो जवाबी फायर करते, व्हाटएवर, दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो अगर आप ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं, और आप देखें तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं उस बात को, जो ऑडियो आई है गंडापुर साहब की, और अभी तक उन्होंने डिनाई नहीं किया, बल्कि जो मुझे पता है उन्होंने ये कहा कि जी हम अपना बंदोबस्त ना करें। भाई आप वो तो जाहिर कह रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी ना रखें। तरीके से कौन सी सिक्योरिटी, किस चीज के लिए सिक्योरिटी? मतलब आप बंदूकें लेके आते हैं? अच्छा आप मुझे बता दें, दुनिया भर में कहीं भी चाहे अमेरिका है, चाहे बरतानिया है, चाहे इंडिया है, वहां हुकूमत के जो लॉ एनफोर्सिंग जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके पास हथियार होते हैं या वो लोग जो जुलूस लेके आते हैं? मतलब कहां होता है ये कि जो जुलूस लेके आ रहे हैं वो हथियार से लेके आ रहे हैं ताकि इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी आपको नहीं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं दोनों तरफ से एक दूसरे के साथ बैठने के लिए कोई जो है ना वो लचक नजर नहीं आ रही है। मुज़ाकरात की बात करें, अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो हुकूमत किस चीज़ पर लचक दिखा सकती है? जब दो फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों तरफ से ज़ाहिर है नरमी लचक का मुजाहरा करना पड़ता है। हुकूमत के पास ऐसा क्या है जो वो इमरान खान को देकर और खुश उसलूबी से मामलात को सरअंजाम दे सकते हैं और इमरान खान को वापस भेज सकते हैं? इमरान खान को जो बाइडेन नहीं सेटिस्फाई कर सकता, इमरान खान को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। एक तो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, इमरान खान इज अ वेरी पर्टिकुलर पर्सन जिनकी डिमांड्स की कोई लिमिट नहीं होती है और वो बढ़ाते चले जाते हैं। वो एक जंगजू जिस तरह नहीं होता, एक लड़ाई करने वाला। हम कोई पहली दफा इमरान खान को तो नहीं देख रहे हैं। मसला ही सबसे बड़ा ये है कि इमरान खान को इलेक्शन भी चाहिए और इलेक्शन वो जिसमें वो जीते। आप खुद एक इमेजिन करें सिनेरियो कि इमरान खान हार जाए। जब इलेक्शन होंगे तो कोई भी जीत सकता है ना, लेट्स अज्यूम कि वो हार जाते हैं, उस दिन रात को ये क्या करेंगे? तो भाई तो इमरान खान को ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसलिए वो तो चाह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन की डेट दे दें और मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमीशन है इनको आप बदल दें, तो वो समझते हैं कि फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएंगे। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर हम बदलने का एग्री भी कर लें तो उसमें हम अपनी मर्जी से लगाएंगे ना। इमरान तो है ही नहीं इसमें स्टेक होल्डर। फिर क्या होगा? इस वक्त तो वो पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है। अगर सपोज करें कि हुकूमत कहती है अच्छा जी हम चेंज कर देते हैं, तो फिर जब तक इमरान की मर्जी से नहीं होगा, इमरान किस हैसियत में डिक्टेट करेंगे कि XYZ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए? ये तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं जो इमरान से पूछनी चाहिए। भाई आप चाहते कि आप तो ये कह रहे हैं तो ये सब बातें बैठकर भी तो हो सकती है। आपके पास इमरान खान की सारी डिमांड्स के अगर जवाब मौजूद हैं तो फिर सियासी डायलॉग में रुकावट क्या है जुबैर साहब? इमरान खान, मैं आपको बता दूं, फरवरी 2019 में जब हिंदुस्तान ने हमला किया था, अभिनंदन वाला जो आपको वाकया याद होगा, तो एक हमला ही था ना इंडिया की तरफ से, और उसमें फुल फ्लैश वॉर भी हो सकती थी और बड़े खतरनाक सिचुएशन थी। तो सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी पाकिस्तान की फौज की तरफ से, और उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को जो स्टेक होल्डर्स थे पार्लियामेंट में, उन सबको बुलाया था। हर एक के 4-4, 5-5 लोग थे, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब भी थे और लोग भी थे, और शाह महमूद कुरैशी, असद उमर PTI की तरफ से, और शहबाज शरीफ साहब और दूसरे अयाज अमीर और अयाज सादिक और वो दूसरे लोग भी थे। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो थे इमरान खान, उन्होंने आना था, वो नहीं आए। टू द bewilderment ऑफ एवरीवन, सब शॉक थे कि भाई इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है, बिकॉज वो साथ बैठ ही नहीं सकते हैं। ही कैनॉट सिट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं कहता हूं आप 10 बुराइयां गिनवाएं हुकूमत की या
PMLN की या PBB की, बट मेक नो मिस्टेक, गो बैक टू द रिकॉर्ड। क्या उन्होंने कभी हाथ भी मिलाया था पार्लियामेंट में? वो कहते नहीं मिलाऊंगा। वो ऑफ एयर हाथ नहीं मिलाते। इमरान खान, आई एम अ विटनेस टू दिस, एक दफा नहीं 3 दफा 4 दफा कि इमरान खान ने हाथ मिलाने से रिफ्यूज कर दिया। मतलब आई मीन दिस इज नॉट नॉर्मल, ही इज नॉट नॉर्मल इन दैट सेंस। तो बात तो उस चीज से उससे होती है जिससे आप कुछ समझें कि एक बड़े सख्त नेगोशिएशंस हो सकते हैं, बिल्कुल, और उसमें उनकी भी डिमांड्स आएंगी, हमारा भी जवाब होगा। कल भी परवेज इलाही साहब ने कहा उसके लिए अगर मुज़ाकरात हो जरूर रहे हैं लेकिन हुकूमत के साथ नहीं हो वहां रहे हैं जितों सारी गल बननी है। बड़ा पंजाबी में उन्होंने कहा कि जितों गल मुकनी है मुज़ाकरात बातचीत वहीं हो रही है। आज भी वो कह रहे हैं कि बातचीत मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो अगर एक फरीक के साथ इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं तो क्या वो फिर आपसे भी राब्ते में है? उधर की डिमांड्स इधर और इधर की डिमांड्स उधर, जाहिर है बताने के लिए आप लोगों से भी राब्ते हो रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है सबसे रेलेवेंट आदमी उसमें डिफेंस मिनिस्टर है, और डिफेंस मिनिस्टर ने आज बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। और अगर बातचीत ऐसी हो रही है जिसमें हमें नहीं पता, मैंने जिस तरह पहले जवाब दिया था कि हम एक मेजर फ्रीक हैं इस सारे प्रोसेस में। ये तो नहीं हो सकता कि हमारी मर्जी के बगैर बातचीत हो जाए, वो कंसीड भी करते हैं कि जो भी इमरान खान मांग रहे हैं या वो थोड़ा बहुत कंसीड करते हैं। अगर एक लम्हे के लिए हम ये सोच लेते हैं कि आप लोगों की मर्जी के बगैर, अगर आप लोगों को पूछे बगैर, आप लोगों को इन्फॉर्म किए बगैर मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, बातचीत कहीं हल की तरफ जा रही है, तो आप लोगों को एतराज होगा इस चीज पर? प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग? एब्सोल्युटली, प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होनी चाहिए ना। प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बगैर कैसे कुछ हो सकता है? हुकूमत तो प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं, उनके नीचे सारे आते हैं, तो उनकी मर्जी के बगैर बातचीत हो रही है, तो मेरा ख्याल है उसका तो कोई हल ही नहीं निकलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब आपका। अली जैदी साहब, आप पिंडी पहुंच रहे हैं 2 नवंबर को। क्या इमरान खान का इस्तकबाल आप पिंडी में करेंगे? आप लोग डायरेक्ट इस्लामाबाद नहीं जाएंगे? नहीं जी, हमारा प्लान ये है कराची से हम सुबह 11:30 बजे टोल प्लाजा पे इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद कराचीइट्स की जो लॉन्ग मार्च में हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में चल रही है, वो सुबह 11:30 बजे टोल प्लाजा पे मिलेगी। वहां से हम अपना सफर का आगाज करेंगे। रास्ते भर में हैदराबाद में, हाला में, सकरत में, काजी अहमद पे, मोरो पे, हर जगह पे हमारे लोग एक सरमालिया कैंप है, वहां से लोग हमें ज्वाइन करते जाएंगे और हम रात को सक्कर पहुंचेंगे। रात को सक्कर में हमारा क़याम है और सक्कर से हम मंगल को सुबह 11:30 बजे इंशाल्लाह, क्योंकि सक्कर में फिर और ज्वाइन कर लेंगे हमें, तो कराची से नहीं ज्वाइन कर सके, यानी कि जो लाड़काना से, शिकारपुर से, खैरपुर और भी जो लोग हैं जैकाबाद से, कश्मीर से, वो सब सक्कर आ जाएंगे गोटकी से, और सक्कर से फिर हम इंशाल्लाह एक बड़े जुलूस की शक्ल में हम इंशाल्लाह। लेकिन अभी इस्लामाबाद जाकर आप लोगों ने बैठना कहा है, इंतजामिया से तो अभी मामलात हल हुए नहीं है। अली नवाज अवान साहब कह रहे थे कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने 20 अक्टूबर को कुछ डिटेल्स मांगी थी, वो भी मुहैया कर दी हैं, लेकिन जगह का नहीं बता रहे हैं, क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं, NOC नहीं दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत तो इस चीज़ की तरफ जा ही नहीं रही है कि आप लोगों ने इस्लामाबाद आकर बैठना कहाँ पे है, कहाँ बिठाना है आप लोगों को? हमने तो अभी तक इस्लामाबाद का जिक्र किया ही नहीं है, हमें तो कहा गया पिंडी पहुंचना है, हम पिंडी में पहुंचे। तो पड़ाव पिंडी हो सकता है, हफ्ते का, 2 हफ्ते का, उसके बाद 126 दिन का, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे ना। सारी चीजें आपको मीडिया में बता दूं तो फिर क्या फायदा? तो फिर मीडिया नहीं तो कवर करना है आप लोगों को, और किसने कवर करना है? पिंडी बैठे, इस्लामाबाद बैठे, हमने ही कवर करना है आप लोगों को। इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। मुज़ाकरात चल रहे हैं कोई हुकूमत के साथ, नहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ? मुज़ाकरात क्या, यानी कि अब मेरे ख्याल में मुज़ाकरात तो नहीं है, वो अनाउंस कर रहे हैं डेट और खत्म करें मसले को इलेक्शन की।
नहीं, परवेज इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब तो कह रहे हैं कि जिनसे बात होनी चाहिए उनसे बातचीत चल रही है। कल भी उन्होंने बात की, उन्होंने आज भी ये बात की। इसका मतलब पीछे कोई बातचीत चल रही है। कर रहे होंगे वो लोग बातचीत, तो बातचीत मामला उधर से ही हल होने, हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। वो तो कहते हैं, जुबैर साहब कह रहे थे कि हमें निकाल के जो मुज़ाकरात होंगे हम नहीं मानेंगे। सियासी लोगों के पास मुज़ाकरात का दरवाजा हमेशा खुला होता है, मुज़ाकरात हमेशा होते रहते। तो सियासी लोगों के मुज़ाकरात फिर सियासी लोगों से होने चाहिए ना अली जैदी साहब। तो हम सियासी लोगों से ही करेंगे, और कैसे कर रहे हैं? नहीं, जिधर पिंडी में सियासी लोग बैठे, हालांकि ये जो है हुकूमत में आजकल जो बैठे हुए ये सियासी लोग तो नहीं है, ये तो चोर हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन जिनका इशारा परवेज इलाही साहब दे रहे हैं सियासी तो वो भी नहीं है। मुझे नहीं पता परवेज इलाही किसकी बात कर रहे हैं, परवेज इलाही से पूछिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता परवेज इलाही साहब किसकी बात कर रहे हैं, उसका जवाब मेरे ख्याल में परवेज इलाही दे सकते हैं आप। तो हुकूमत से मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाहते आप लोग? हुकूमत से मुज़ाकरात, हुकूमत को तो हम मुज़ाकरात के लिए बैठे थे, कब से कह रहे हैं जी डेट अनाउंस करें, हमसे बात करेंगे जी डेट कब इलेक्शन की देनी है, हम बैठने को तैयार हैं। बस आप तो इलेक्शंस की डेट मांग रहे हैं ना। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि एक बिजनेसमैन के जरिए इमरान खान ने मुझे पैगाम भेजा कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जो है ना मुशावरत करना चाहते हैं, 3 नाम आप दे, 3 मैं देता हूं। तो उन्होंने कहा कि इस चीज पर मैं मुशावरत नहीं करना चाहता हूं, ये मेरा आईनी हक है, मैं ही ये काम करूंगा। अगर आपने मिसाक जमहूरियत पर बात करनी है तो आई एम रेडी, आपने मिसाक मईशत पर बात करनी है तो मैं तैयार हूँ। वैसे आप भी कमाल करती हैं, आप शहबाज शरीफ को इतना सीरियसली ले रही है। शहबाज शरीफ के हाथ में है क्या? इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, मैं एक सहाफी हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? यानी कि ए पॉलिटिकल होना चाहिए। हाँ? न्यूट्रल का लफ्ज़ आप ए पॉलिटिकल हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जैदी साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर साहब, अब तो जब हम किसी सहाफ़ी से बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही पूछने को दिल करता है कि आप लोग ठीक हैं? जिस तरह से अरशद शरीफ को बाहर जाने पे मजबूर किया गया, अब डॉक्टर मोहित पीरज़ादा भी बाहर जा चुके हैं, इमरान रियाज ख़ान का भी यही खबरें आ रही हैं कल से कि वो भी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। इतनी धमकियाँ, इतनी थ्रेट्स आ रही हैं। इरशाद भट्टी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। ये मुल्क में कैसे हालात पैदा कर दिए गए हैं मज़हर अब्बास साहब सहाफ़ियों के लिए कि अपने ही मुल्क में आप आसानी से आज़ादी के साथ रह नहीं सकते? शुक्रिया शादिया। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ज़ाहिर है अरशद शरीफ का जो वाक़या है वो तो बहुत ही मेरा ख्याल है हम सब के लिए, हम आंखें खोलने के लिए काफ़ी है और सबको ही अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों को मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहिए, यहाँ रह के लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं किसी को, ज़ाहिर है सबको अपने अपने फ़ैसला करने का इख्तियार है, हक़ भी है हासिल, और उनकी और उनके ख़ानदान की अहले खाना की मजबूरियाँ भी होती हैं। धमकियों का भी हमें पता है, मालूम और नामालूम कॉलों का भी पता होता है, किस तरह की धमकियाँ हैं इसका भी अंदाज़ा होता है। लोग मशवरा भी देते हैं और कोई हर्ज भी नहीं होता अगर आप कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। लेकिन मेरे ख्याल में जो है सबको मुत्तहिद होके इसका मुकाबला करना चाहिए। मेरा जिस तंजीम से ताल्लुक़ रहा है, आवाज़ किसके सामने उठाएं, तहफ़्फ़ुज़ किससे मांगे? मज़हर साहब, किसी से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांगे, आप निकलें और लोगों को बताएं। और मेरा ख्याल है कि जो मेरा जिस सहाफ़ी तंजीम से ताल्लुक़ रहा है आज वो यकीनन बहुत कमज़ोर हो गई है, तक़सीम भी हो गई है, जो कि अफसोसनाक है। लेकिन उनका हमेशा से एक उसूल रहा है उस तंजीम का, और उसके उसूल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एक हमेशा से एक उसूल रहा है कि हमारे ख़िलाफ़ अगर कोई मुकदमा कायम होता था तो हम ना ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी कराते थे, और अगर गिरफ़्तार हो जाते थे तो ज़मानत नहीं कराते थे। और बहुत बुरा वक्त देखा है हमारे साथियों ने, अंदाज़ा भी नहीं आज के उनको कि जेलों में, काल कोठरी में किस तरीके से रखा जाता था।
चक्की भी पीसी है हमारे रहनुमाओं ने, और ख़ुद सबसे पहले गिरफ़्तारी दी है और उसके बाद उसके फॉलोअर्स ने गिरफ़्तारी दी है। तो मिसाल भी कायम की है और सहाफ़ती उसूलों को भी जो है मलूज़ ख़ातिर रखा है कि जिन उसूलों की बुनियाद पर जो है तहरीक चलती थी, जिन उसूलों की बुनियाद पर ये तंजीम कायम थी। तो मेरा ख़्याल है, मेरी तो अपने उन तमाम साथियों से अपील होगी जो बवजूद जो है मुल्क से बाहर गए हैं कि वो मुल्क में वापस आएँ, और अगर जो है उनके साथ कोई इस तरह का सलूक होता है तो तमाम सहाफ़ती तंजीमों को, तमाम मीडिया की तंजीमों को, मीडिया के इदारों को मुत्तहिद होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और बहुत वाज़ेह पैगाम देना पड़ेगा। ये लड़ाई इसी तरह से ही लड़ी जाती है। क्या एक सहाफ़ी का कोई नज़रिया नहीं होना चाहिए? क्या एक सहाफ़ी को पार्टी की आवाज़ को बुलंद नहीं करना चाहिए? या हमें तो हमेशा यही बताया गया है कि सहाफ़ी जब अपने प्रोफेशनली अपनी ज़िम्मेदारियां सरअंजाम देता है तो उसको दोनों साइड का वर्जन रखना होता है। आप अपनी सोच, अपना नज़रिया रखते ज़रूर हैं, लेकिन जब दो फ्रीकैन आपके साथ बैठे होते हैं उस पर आप अपनी राय लागू किसी एक पर नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से हमारे जो सहाफ़ी बिरादरी है उसमें से कुछ लोग इस तरह कर रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सहाफ़ी जो इमरान खान की आवाज़ को उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है? देखिए, वक्त की बात है। एक ज़माना था, अभी हम चंद दिन बाद 3 नवंबर मनाएंगे। 3 नवंबर का जो वक्त था वो 2007 में जिन सहाफ़ियों पर पाबंदी लगी थी उनमें से बहुत से सहाफ़ी हैं जो है वो इस वक्त भी प्रोग्राम्स करते हैं। कल अगर आसमा शिराज़ी, हामिद मीर, काशिफ अब्बासी, तलत हुसैन, इन पर पाबंदी लगी थी तो आज जो है वो हमें बीच में पहले अरसद शरीफ शहीद पर उन पे पाबंदी लगी, फिर समी इब्राहिम पे पाबंदी लगी, फिर आरिफ हमीद भट्टी पर पाबंदी लगी, फिर जो है वो जो दीगर लोगों पे जो हमारे साथी हैं, इमरान रियाज है, उस पर पाबंदी लगी। तो वक्त की बात होती है। लेकिन ये आपने जो बुनियादी बात की कि चाहे वो कल की बात हो या आज की बात हो, सहाफ़त का बहुत बुनियादी उसूल ये है कि आप जब बात करते हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आपका झुकाव किसी एक तरफ नहीं होता। वेरी ट्रू। ये हमारे यहाँ एक जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं जी, सहाफ़ी जो है वो न्यूट्रल नहीं होता। सहाफ़ी अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो फिर आप सहाफ़त के एक बुनियादी उसूल से इनहराफ कर रहे होते हैं। आपकी ऑब्जेक्टिविटी का तकाजा ये होता है कि आप दोनों साइड का वर्जन सामने रखें और फिर अपना व्यू दें। आपका अपना व्यू बिल्कुल बहुत अहम होता है, चाहे आप वो कॉलम की शक्ल में दें, किसी वीलॉग की शक्ल में दें, किसी और फोरम को इस्तेमाल करके दें। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना, कम से कम मेरा बिलीव हमेशा से ये रहा है कि आप ऑब्जेक्टिव हो ही उस वक्त सकते हैं जब आपकी, यानी इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती कि हुकूमत वक्त आपसे नाराज़ रहे, और वो कोई भी हुकूमत हो। अगर हुकूमतें आपसे खुश रहना शुरू कर दें तो फिर आपको ज़रा गौर करना पड़ता है कि कहीं आप अब अनफॉर्चुनेटली हम इसको बदकिस्मती कहें, क्या कहें कि अब हमारे यहाँ जो डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है, धड़े बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं। एक राइट साइड के जो सहाफ़ी हैं उनको देख के कह सकते हैं कि इनका झुकाव किस तरफ है, मतलब कि किसी सहाफ़ी को देखते ही जहन में उस पार्टी का खाका आना शुरू हो जाता है। अगर कोई प्रोग्राम में बैठता है तो पता चलता है अच्छा ये तो इसकी बात करेगा, ये तो इसकी बात करेगा। तो ये अब चीज़ें बहुत ज़्यादा खुलकर और प्रोमिनेंट तौर पर सामने आ चुकी हैं, विच इज़ रॉन्ग आई थिंक। देखिए शादिया, सिर्फ यही नहीं है, बदकिस्मती से मीडिया हाउसेस को देख के अंदाज़ा हो जाता है। यानी आप मीडिया हाउसेस के जी मैं इस नुक्ता नज़र का हामी हूँ तो मुझे ये चैनल को देखना चाहिए, मैं इस नुक्ता नज़र का हामी हूँ तो मुझे उस चैनल को देखना चाहिए। यही हमारी पॉलिटिकल अप्रोच हो गई है। और दूसरी ये कि सियासी जमातों और हुकूमतों को ये सोचना चाहिए कि आप चैनल से लड़ाई नहीं लड़ते, उसको मैनेज करते हैं। ये नहीं हो सकता कि मरियम नवाज साहिबा ARY का माइक हटा दें और कोई जो है दूसरा जियो का माइक हटा दे। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको लीडर्स को खुद सोचने की बात है
कि अगर कोई एक चैनल या एक मीडिया ग्रुप आपके नुक्ते नज़र से आपके खिलाफ कैंपेन चला रहा है तो आप उसे मैनेज करें, आप उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें। लेकिन हमने तो यहाँ पर ये देखा है कि एड्स बंद कर दिए जाते हैं, उन चैनल्स के प्रोग्राम्स में एज ए गेस्ट आना बंद कर दिया जाता है, पॉलिसीज बाकायदा बन जाते हैं, इसको ऐड देने इसको ऐड नहीं देने, इसके प्रोग्राम में जाना इस चैनल पे नहीं जाना, विच इज़ रॉन्ग अगेन। अब यही बदकिस्मती, यही मैंने कहा, एक सोसाइटी क्योंकि इतनी पॉलराइज्ड हो गई है, इतना ज़्यादा, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मीडिया के अपने अंदर इतनी पॉलराइजेशन हो गई है कि आप बहुत से ऐसे पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि हमारे कुछ दोस्तों ने इस तरह के प्रोग्राम किए कि आपने अपने फेलो कोलीग्स की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। आपने कभी उन पर कुफ्र के फतवे लगा दिए, कभी आपने उन्हें गद्दारी के कटहरे में लाके खड़ा कर दिया, बिल्कुल ऐसे, कभी आपने उनके बारे में पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा उनके बारे में, ये सोचे बगैर कि मैं आज जो उसके साथ कर रहा हूँ कल वही चीज़ मेरे साथ ना हो जाए। तो ये चीज़ें हमारे साथियों को सोचने की हैं कि आप जब तक आप किसी भी कोई भी सिचुएशन हो, ऐसा ना हो कि कहीं आप इस्तेमाल हो रहे हो, चाहे दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे। लोगों को इस चीज़ को, ख़ास तौर पे सहाफ़ी बरादरी को, अब देखें 2 नवंबर को जो है वो सहाफ़ती तंजीम इंटरनेशनल ईयर ऑफ इम्प्यूनिटी मना रही है, क्योंकि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होने वाले, सहाफ़ियों के कत्ल के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो चलते ही नहीं हैं। मुश्किल से 2 या 4 मुकदमात ऐसे हैं कि जिसमें मुल्ज़मान पकड़े गए और अदालतों में गए और किसी हद तक उनके जो है मुकदमात चले। बिल्कुल, वरना तो 130 के करीब सहाफ़ी मारे। और ये जो इस मरतबा हम 2 नवंबर मना रहे हैं, ये अरशद शरीफ के नाम हमने इसीलिए किया है कि उसके ना सिर्फ कातिल पकड़े जाएं, वो साजिश भी बेनकाब होनी चाहिए कि अगर वो कोई साजिश का नतीजा है। कमीशंस की तारीख हमारे सामने है, कौन से कमीशन की रिपोर्ट्स खुलकर सामने आई हैं और उसके नतीजे में हमने जिम्मेदार जो है ना वो बेनकाब किए हैं। सर शादिया यही बात कह रहा हूँ। और अगर उस वक्त जब ये DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और सलीम साफ़ी साहब ने ये सवाल रखा था, तो मेरा ख्याल है उस वक्त ये बात करनी चाहिए थी कि जी हयातुल्लाह खान की रिपोर्ट आज भी कहीं, उसकी रिपोर्ट कहीं पड़ी होगी, उसको मंजर आम पे लाएं। सलीम शहजाद की रिपोर्ट कहीं पड़ी होगी, उसको मंजर आम पे लाएं। हामिद मीर साहब पर जो हमला हुआ था, जिसका मजाक उड़ाया गया था, उसको सामने लेकर आएं, उसके कमीशन की रिपोर्ट को सामने लेकर आएं। जो मुकदमात चले ही नहीं, वो मुकदमात क्यों नहीं चले, उसकी चीज़ें सामने लेकर आएं। कोई सहाफ़ी अगर जो है वो लिफाफा और इसके इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं, और मैं इन इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पे रद्द भी नहीं करता, क्योंकि बदकिस्मत हमारी रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे मुल्क में मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन के तौर पे काम करती रही है। और एक केस में जो सुप्रीम कोर्ट में चला था, उसमें बाकायदा एक ऑफिशियल लिस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के सीक्रेट फंड की, और उस मुकदमे के नतीजे में वो सीक्रेट फंड ख़त्म हुआ। और उस सीक्रेट फंड के ख़त्म होने से उस वक्त बहुत सी लिस्ट भी सामने आई। इसी तरह मैंने ज़ाती तौर पे एक मरतबा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वज़ीर आज़म थी, तो उनसे कहा था कि आप अपने वक्तों में, और आप नवाज़ शरीफ साहब अपने वक्तों में ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि बहुत से सहाफ़ी जो है वो एजेंसीज के पेरोल पे हैं। आज मैंने कहा आप वज़ीर आज़म हैं, तो आप वो लिस्ट लेकर आएँ, वो लिस्ट निकलवाएं, और उस सीक्रेट फंड को या इवन सियासी सेल को ख़त्म करवाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो, लेकिन बदकिस्मती से वो चीज़ें सामने नहीं आई। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में अगर हमें इस मुल्क में साफ शफाफ सहाफ़त करनी है, परवान चढ़ानी है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया एक एक्सप्रेशन का नाम है, आम लोगों को करोड़ों लोग उसे फॉलो करते हैं। सही। हमें पता चलता है कि लोग किस तरह से ज़बान कौन सी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है। मुझे फ़िक्र ये है कि उसमें जो सहाफ़ी हैं, जो सहाफ़त के कुछ उसूलों को जानते हैं, अगर वो इस लहर में बह जाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि आपको रेवेन्यूज बहुत अच्छा मिल जाएगा, ज़ाती तौर पे आपकी माशी सूरत हाल बहुत अच्छी हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या मैं सहाफ़ती उसूलों को फॉलो कर रहा हूँ, सिर्फ इसको मद्देनज़र रखें।
मेरा ख्याल है हम सहाफत को मज़हर साहब, लॉन्ग मार्च के नतीजे में आप हालात की संगीनी किस हद तक देख रहे हैं और इसका आउटकम आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता मुज़ाकरात हो रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है। कहा जा रहा है, कभी इस चीज को कंफर्म, परवेज इलाही साहब तो इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा, आज भी कहा कि मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं उनसे चल रहे हैं, हुकूमत का उन्होंने कहा इनसे कोई बात नहीं हो रही। देखिए, अब यही मैं परवेज इलाही साहब एक बात करते हैं, फवाद चौधरी दूसरी बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ तीसरी बात करते हैं, मरियम औरंगजेब चौथी बात करती हैं, राना सनाउल्लाह पांचवी बात करते हैं। इमरान अभी जुबैर साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि अगर इसी तरह हमसे छुपकर हमें बताए बगैर कोई चीज हो रही है तो इस पर तो हम एहतजाज करेंगे, उनको तो काबिल कबूल नहीं होगा, उनको इसमें इन्वॉल्व किए बगैर किसी नतीजे पर पहुंचना। सिर्फ यही नहीं, ऐवान सदर का ये इख्तियार नहीं है, सदर पाकिस्तान के पास ये आईनी इख्तियार नहीं है कि वो कोई मुज़ाकरात करें और वो भी जिसमें हुकूमत शामिल ना हो। देखिए, हुकूमत जो है, हुकूमत मुज़ाकरात करती है, उसको मुज़ाकरात करने चाहिए, और ये मौजूदा हुकूमत, मौजूदा वज़ीर आज़म की गलत पॉलिसी है इस हुकूमत की कि वो उनको ऑफ़र नहीं करे। भाई, इलेक्शन पर मुज़ाकरात कर लेना, आप कहें कि आइए इलेक्शन पर बात कर लेते हैं। हाँ, और ये हाँ। इमरान खान को भी सोचना चाहिए, ये कोई बात नहीं होती कि आप इलेक्शन की तारीख दें तो हम मुज़ाकरात करेंगे। अगर वो आपको दावत देते हैं, और देनी चाहिए कि आइए इलेक्शन पर बात कर लें, अब क्या होगा? आप कहें, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे, आप कहें कि जी हम चाहते हैं कि अगस्त तक ये हुकूमत चले और अगस्त में नई इंटरम गवर्नमेंट पे बात कर लेते हैं कि वो इंटरम गवर्नमेंट कौन सी बने, उस पर बात कर लेते हैं। अब तहरीक इंसाफ चाहती है, और ये भी मेरी समझ में नहीं आता इमरान खान जल्दी इलेक्शन क्यों चाह रहे हैं। इमरान खान की एक पॉपुलैरिटी है, वो इस वक्त उनकी जमात पाकिस्तान की सबसे, न सिर्फ सबसे पॉपुलर जमात है, गालबन वो वाहिद सियासी जमात है जिसकी चारों असेंबलियों में नुमाइंदगी है। हाँ। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान इस वक्त मकबूल लीडर हैं, कोई माने या ना माने। यही कह रहा हूं, इमरान खान को ये जल्दी नहीं होनी चाहिए, यानी आप जल्दबाजी में, एक तरफ आप उनको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए और उनको पता नहीं क्या क्या अलकाब से लगा वो करते हैं, और फिर बातचीत भी उन्हीं से कर रहे हैं। एक तरफ आप उनको सरेआम जो है नाम लेके आप क्या कुछ कहते हैं, और फिर ये भी तस्लीम आपको नहीं लगता ये जल्दी, इसके पीछे एक वजह ये हो सकती है कि इस वक्त इमरान खान मकबूलियत की जिस बुलंदी पर हैं, या जो अवाम का जो एक मोमेंटम बना हुआ है, इस वक्त जो अवाम का हाल इस हुकूमत ने महंगाई के नतीजे में किया है, ये सिचुएशन, ये वक्त सूट करता है इमरान खान को इंतखाबात के हवाले से? मज़हर साहब, नहीं, ये बिल्कुल, देखिए शादिया, यही जिस तरह मैं अब भी समझता हूँ, पहले दिन से मैं ये समझता हूँ, जिस तरह PDM ने अदम एतमाद की तहरीक लाके एक बहुत बड़ी सियासी गलती की थी। कोई बैठ के PDM का कोई रहनुमा मुझसे डिबेट कर ले कि वो कितनी बड़ी सियासी गलती थी, जिसके नताइज वो आज भुगत रहे हैं। इमरान खान मार्च 2022 में मकबूलियत कितने गैर मकबूल हो रहे थे, और आज मकबूलियत के उरूज पर हैं। हाँ। यानी तो आप तो PDM इसको बैठ के कोई भी आदमी बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब को ऐसी जल्दी क्या है? उनकी मकबूलियत नहीं कम होगी। हाँ। उनको इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि वो अपनी तंजीम पर तवज्जो दें। हाँ। वो देखें कि आइंदा टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना। आप अगले इलेक्शन की तैयारी करें। इलेक्शन की तैयारी आसान नहीं होती, और अभी दिसंबर में लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे हैं। आपकी पंजाब में हुकूमत है, आप जमहूरियत के चैंपियन हैं, लेकिन आप पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं करा रहे। आप पिछले 4 साल से नहीं करा रहे लोकल बॉडीज इलेक्शन। ठीक है। यहाँ सिर्फ में पीपल्स पार्टी लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं करा रही, तो ये एक अजीब मजाक है। तो अगर आपने, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अगर वो ऐसा, बजाय इसके कि वो गैर सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात करें, और फिर जिस तरह कहा गया था कि जी रात को आप कुछ बात करते हैं, दिन में आके कुछ बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक दो टोक मौक़िफ़ होना चाहिए, दो टोक मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सही है। मुज़ाकरात की दावत देनी चाहिए हुकूमत को इलेक्शन पर, और इस पे कोई डेडलॉक ना हो तो बेहतर है, कोई ब्रेक थ्रू, इसलिए कि ये मुल्क अब किसी और 3 नवंबर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।